नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में अपने भूगोल पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 2 पढ़ रहे थे, वन एवं वन्य जीव संसाधनों के बारे में। तो वन और वन्य जीव संसाधन क्या हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा। इसके बाद में मैंने आपको विभिन्न प्रकार की जो लुप्त प्रजातियां हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN ने अनेक प्रकार की जो जातियां हैं उनको विभाजित किया है, उनके बारे में मैंने बताया आपको। सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां और लुप्त जातियां। इसी चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि जो लुप्त जातियां हैं उनमें से अपन पढ़ते हैं एशियाई चीता के बारे में कि एशियाई चीता देखिए, ये लुप्त जाति है, लुप्त प्रजाति हो गई। कि एशियाई चीता क्या है, देखिए कि यह भूमि पर रहने वाले स्तनधारी प्राणियों में, यह भूमि पर रहने वाले स्तनधारी प्राणियों में सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। अब प्रश्न यहां से बनता है कि दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी जो सबसे तेज दौड़ सकता है, क्या नाम उसका? एशियाई चीता। कि दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी जो सबसे तेज दौड़ सकता है, दौड़ने वाला क्या है? प्राणी है, और यह बिल्ली प्रजाति का है। यह बिल्ली प्रजाति का है। यह बिल्ली प्रजाति का है। देखिए, वैसे तो जितने भी बाघ हैं, तेंदुए हैं, टाइगर्स हैं, ये सारी बिग कैट्स कहलाती हैं, बड़ी बिल्लियां कहलाती हैं। लेकिन हम एशियाई चीता की बात करते हैं, जो आज यह प्राणी विलुप्त हो गया है। तो यह भूमि पर रहने वाले स्तनधारी प्राणियों में सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है, और यह बिल्ली प्रजाति का है। इसके अलावा देखिए, अगर इसकी गति देखें अपन, तो यह 112 किलोमीटर प्रति हावर्स, यह 112 किलोमीटर प्रति घंटा या प्रति घंटे से प्रति घंटा दौड़ सकता है। अगर इसकी गति देखें तो यह 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या कर सकता है? दौड़ सकता है। इसकी अगर अपन पहचान देखते हैं, कई बार मानते हैं अपन कि तेंदुए को ही अपन चीता समझ लेते हैं। चीता वास्तव में अलग होता है। इसकी जो पहचान होती है वो, इसकी मुख्य पहचान जो एशियाई चीता है, अगर अपन उसकी मुख्य पहचान की बात करते हैं तो उसकी आंख के कोने से मुंह तक, आंख के कोने से मुंह तक एशियाई चीता की जो पहचान है वो है आंख के कोने से मुंह तक। और
नाक के दोनों ओर फैली और नाक के दोनों ओर फैली, नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं रूपी जो धाराएं हैं, आंसुओं की एक लकीर नुमा निशान होता है, आंसुओं की एक लकीर नुमा निशान होता है। निशान होता है। तो देखिए एशियाई चीता, इसकी पहचान होगी आंख के कोने से मुंह तक और नाक के दोनों ओर फैली आंसू की एक लकीर नुमा क्या होता है, इसके निशान होता है। आगे अगर अपन चर्चा करते हैं तो 20वीं शताब्दी से पहले ये अफ्रीका और एशिया में दूर तक फैले हुए थे। 20वीं शताब्दी से पहले ये प्राणी एशिया और अफ्रीका जो महाद्वीप है, एशिया और अफ्रीका तक फैले हुए थे। एशिया और अफ्रीका तक फैले हुए थे और लेकिन देखिए इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से लगभग ये क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। आवासीय क्षेत्र व शिकार की कमी के कारण की अनुपलब्धता के कारण ये लुप्त हो चुके हैं। और भारत में यह प्राणी लगभग 1952 से लुप्त घोषित कर दिया गया है। भारत में यह प्राणी 1952 से लुप्त घोषित कर दिया गया है। घोषित कर दिया गया है। तो देखिए ऐसे कई प्राणी हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। इन्हीं में से अपन चर्चा करते हैं एशियाई चीता की। तो देखिए कि एशियाई चीता क्या है, तो यह भूमि पर रहने वाले जो स्तनधारी प्राणी हैं उनमें सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है, सबसे फुर्तीला प्राणी है और यह बिल्ली प्रजाति का ही है। यह 112 किलोमीटर प्रति घंटे की जो गति है उससे यह दौड़ सकता है। इसकी जो पहचान है, एशियाई चीता की पहचान तेंदुए से अलग है। तेंदुए को हम चीता मानते, टाइगर मानते, लेकिन ये अलग था। इसकी जो पहचान होती है कि आंख के कोने से मुंह तक, आंख के कोने से मुंह तक और नाक के दोनों ओर फैली आंसू की लकीर, इस प्रकार से लकीरें होती थी। इसकी आंसू की फैली लकीरें इसकी पहचान होती थी। इसके बाद देखिए 20वीं शताब्दी से पहले 19वीं शताब्दी 18-17वीं शताब्दी में ये एशिया और अफ्रीका महाद्वीप तक फैले हुए थे। और बाद में देखिए इनके जो आवासीय क्षेत्र की अनुपलब्धता के कारण, इनको शिकार नहीं मिलने के कारण ये लुप्त हो चुके हैं। और भारत में एशियाई जो चीता है वो 1952 से लुप्त घोषित कर दिया गया। ये प्राणी भारत से क्या हो गया है,
लुप्त हो गए हैं। इसके बाद में देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं या वन है, वन्य जीव हैं, तो उनसे कौन कौन से हमारे को फायदे होते हैं, किस लिए अपने लिए उपयोगी है, और किस कारण से इनका दोहन होता जा रहा है। तो देखिए अब यहां से अपन प्रश्न बनाते हैं, आप बता सकते इसको। अब यहां से प्रश्न बनता है कि भाई वनों से हमारे को कौन कौन से लाभ हैं, वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, वनों से हमारे को कौन कौन से लाभ है या वन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हैं, और भारत में वनों के विनाश के क्या कारण रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बात आती है वनों का उपयोग। वनों का उपयोग देखिए, वन हमारे जीवन जीने के लिए, वन हमारे जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। कि वनों का देखिए, वनों का उपयोग क्या है कि वन रहेंगे तो ही वन्य जीवन रहेगा, क्योंकि जितने भी छोटे से लेकर के बड़े तक जितने भी जीव जंतु हैं सब किस में रहते हैं, वन में रहते हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले अपन चर्चा की थी, ऐसे ही चीता जो प्राकृतिक जो आवास है वो उपलब्ध नहीं हो सका, और जब प्राकृतिक आवास उसको उपलब्ध नहीं होगा तो उसके शिकार करने में क्या हुई, परेशानी भी, धीरे धीरे ये प्रजाति क्या हो गई, विलुप्त हो गई। तो इसी प्रकार से देखिए वनों का क्या उपयोग है कि वन हमारे जीवन जीने के लिए क्या है, अति आवश्यक है। वनों का हमारे जीवन में अनेक प्रकार, हमारे जीवन में अनेक प्रकार से सहायक हैं। वन हमारे जीवन में अनेक प्रकार से सहायक हैं। नंबर 1 देखिए, वनों से हमारे को प्राणवायु, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वनों से हमारे को प्राणवायु, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो सबसे पहले देखिए कि वनों का उपयोग हमारे जीवन में किस प्रकार से है। तो वन हमारे जीवन जीने के लिए अति क्या है, आवश्यक है। वन हमारे जीवन में अनेक प्रकार से क्या है, सहायक है। सबसे पहले देखिए वनों से हमारे को प्राणवायु, ऑक्सीजन क्या होती है, प्राप्त होती है। आपको पता ही है कि पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मनुष्य होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रहण करता है। तो पेड़ पौधे और मनुष्य में ये क्रियाएं प्रतिदिन चलती रहती है, जिसके कारण ये प्रकृति में जो आदान प्रदान के कारण ही वन और मानव का जीवन क्या है, परिपूर्ण हो रहा है। इसके बाद में देखिए वनों से हमारे को छांव, ईंधन, गोंद, फल, फूल, आदि प्राप्त होते हैं। कि वनों से हमारे को छांव, ईंधन,
गोंद, फल फूल आदि के होते हैं, प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखिए वनों से इमारती लकड़ियां और विभिन्न प्रकार की औषधि प्राप्त होती है। कि वनों से इमारती लकड़ियां और विभिन्न प्रकार की जो औषधियां हैं या औषधियां हैं ये हमारे को प्राप्त होती है। कई प्रकार की जो दवाइयां हैं वो वनों से ही या छोटे वनों से पादप होते हैं उनसे क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। जैसे सिनकोना पादप से कैंसर की औषधि, हिमालय यव है उससे भी इसी प्रकार की औषधि प्राप्त होती है। इसके बाद में देखिए कि वन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हमारे जीवन में क्या है, सहायक है। वन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में सहायक हैं। कि वन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में क्या है, सहायक हैं। और देखिए और कई जो वन्य जो जातियां होती हैं जिनको अपने जनजाति बोलते हैं, उनकी जो आजीविका का जो स्रोत है वो वन ही होते हैं। वे लोग वनों से ही ईंधन है, चारा है, खाद्यान्न है, ये सभी चीजें इन्हीं से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार से वन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में क्या है, सहायक हैं। और कई जो जनजातियां होती हैं वो वनों पर ही क्या होती हैं, निर्भर होती हैं। इसके अलावा जो वन है, वनों से वन वर्षा कराने में क्या है, सहायक है। वन वर्षा कराने में सहायक है और पर्यावरण को संतुलित करते हैं, संतुलित करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि वनों का उपयोग हम कई रूपों में करते हैं। कि वन हमारे जीवन जीने के लिए अति क्या है, आवश्यक है। वन हमारे जीवन में अनेक प्रकार से सहायक हैं। सबसे पहले देखिए वनों से हमारे को प्राणवायु ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वनों से हमारे को छांव, ईंधन, गोंद, फल फूल आदि प्राप्त होते हैं। वनों से ही इमारती लकड़ियां जिसका प्रयोग अपन ईंधन के रूप में करते हैं, जहाजों के रूप में करते हैं। विभिन्न प्रकार की औषधियां हैं, विभिन्न प्रकार की दवाइयां हैं, ये भी पादपों से प्राप्त होती हैं। वन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमारे जीवन में सहायक हैं। और मैंने बताया आपको कि विभिन्न प्रकार की जो जनजातियां होती हैं ये वनों पर ही क्या होती हैं, आश्रित होते हैं। इन लोगों के आजीविका की क्या है, ये स्रोत हैं। वन है ये वर्षा कराने में क्या है, सहायक हैं। और पर्यावरण और जो पारिस्थितिक जो तंत्र होता है उसको ये संतुलित करते हैं, इनको ये बनाए रखते हैं। ये उतार सकते हो आप कि वनों का उपयोग कौन कौन सा है। इसके आगे अपन पढ़ेंगे कि भारत में जो वनों की जो कमी है इसके पीछे कौन कौन से कारण है। कि जो वनों का जो निम्नीकरण हुआ है, वनों की जो कटाई है, इसका कौन कौन सा कारण है, आप उतार सकते हो इसको। तो वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचा है।
अब अपन चर्चा करते हैं वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले कारक। वन और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले कारक। देखिए, अभी आपने पढ़ा था कि वनों का क्या उपयोग है, कि जब वन हमारे जीवन में इतने कीमती हैं फिर भी मनुष्य अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अधिक से अधिक विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार से वनों का क्या कर रहा है, विनाश कर रहा है, जिससे पर्यावरण और प्राकृतिक जो संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है। तो कौन कौन से कारण हैं, सबसे पहले हम इन कारणों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वनों को नुकसान पहुंचाने में तो सबसे बड़ा योगदान है वो मानवीय क्रियाएं हैं, कि मानवीय क्रियाओं के कारण ही वनों का सबसे अधिक क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 कि उपनिवेश काल में रेल लाइन कि जब उपनिवेश काल था, जब हम अंग्रेजों के क्या थे, गुलाम थे, तो उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, खनन आदि में क्या हुई है, आदि क्रियाओं में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। खनन आदि क्रियाओं में वृद्धि हुई और बड़ी संख्या में वनों को काटा गया, बड़ी संख्या में वनों को काटा गया। तो देखिए कि सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि वन और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर अपन भारत की बात करते हैं तो उपनिवेश काल में, उपनिवेश का मतलब होता है जब हम दूसरों की क्या थे, अधीन थे, हमारा खुद का शासन नहीं था। भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, हम अंग्रेजों के क्या थे, गुलाम थे। उसी समय ब्रिटिश सरकार ने रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, खनन आदि क्रियाओं में क्या की, वृद्धि की और बड़ी संख्या में वनों को क्या किया गया, काटा गया। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में कि जब हमारा देश 1947 में क्या हुआ, आजाद हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद में कृषि का फैलाव भी कारण रहा। तो देखिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ, और देश आजाद होने के बाद आप जानते हो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। कि जैसे जैसे इतनी बड़ी जनसंख्या को खाने के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता होती है, तो वनों को काट करके कृषि योग्य भूमि मिलाएगी, तो कृषि का जो फैलाव है यह भी वनों की कटाई का क्या बना, कारण बना। इसके अलावा और भी अपन देख सकते हैं कि भारत में वन संरक्षण के अनुसार, भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 80 के बीच, 1951 से
1980 के बीच लगभग इस स्वतंत्रता के बाद में कृषि के फैलाव भी एक कारण रहा है वनों की कटाई का, कि भारत में वन संरक्षण के अनुसार 1951 से लेकर के 1980 के बीच, यानी लगभग इन 3 वर्षों में 26,200 वर्ग किलोमीटर 26,200 वर्ग किलोमीटर वनों को काटकर कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। तो आप देख सकते हो कितना क्षेत्रफल, 26,200 वर्ग किलोमीटर वनों को काट करके कृषि भूमि में क्या किया गया, परिवर्तित किया गया, बदला गया। तो ये दूसरा कारण है। इसके बाद हम देखिए कि विशेषकर झूम कृषि भारत में, झूम कृषि जिसको अपन स्थानांतरण कृषि कहते हैं, स्थानांतरण कृषि भी वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। तो देखिए कि भारत में जिसको हम झूम कृषि बोलते हैं, स्थानांतरण कृषि कहते हैं, ये भी वनों की कटाई का क्या रही है, मुख्य कारण रही है। पूर्वोत्तर और मध्य भारत की बात करते हैं तो स्थानांतरण कृषि क्या है, देखिए कि प्राचीन काल में क्या होता था कि जो जंगल होते थे, इन जंगलों में पेड़ों को क्या किया जाता था, काटा जाता था और इस भूमि को क्या कर दिया जाता था, साफ। कि पेड़ों को काट करके और भूमि को क्या कर दिया जाता था, साफ कर दिया जाता था और फिर इन पेड़ों को जला दिया जाता था। इन पेड़ों को क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। जलाने के बाद में जब इसकी राख ठंडी हो जाती थी तो ये मिट्टी में उपजाऊ उर्वरकता का काम करती थी, खाद का काम करती थी और फिर यहाँ पर 2 या 3 वर्ष क्या की जाती थी, खेती की जाती थी। और जैसे ही इस भूमि की जो उपजाऊ क्षमता होती थी वो कम हो जाती थी तो फिर दूसरी जगह जंगलों को काटा जाता और वहां उनको जलाया जाता, फिर कृषि की जाती, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, फिर इस प्रकार से ये चक्रण चलता रहता था। तो इसको बोलते हैं अपन स्थानांतरण कृषि। तो प्राचीन काल में स्थानांतरण कृषि भी वनों की कटाई का क्या रही है, मुख्य कारण रही है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, आप उतार सकते इसको, कि उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, खनन आदि क्रियाओं में बड़ी संख्या में वनों को काटा गया। स्वतंत्रता के बाद में कृषि का फैलाव हुआ, ये भी वनों का कटाई का एक कारण रहा है। भारत वन संरक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनों को काटकर कृषि भूमि में बदला गया। इसके अलावा भारत में विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि भी वनों की कटाई का क्या रही है, प्रमुख कारण रही है। इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं तो विभिन्न प्रकार की विकास परियोजनाएं, देखिए किसी भी राष्ट्र को विकास के लिए जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, एक साइड में इनका फायदा होता है तो दूसरी साइड में इनसे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है। तो नंबर 4 देखिए कि बड़ी विकास परियोजना आपने नाम भी सुना होगा, जैसे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, हीराकुंड है, दामोदर घाटी परियोजना है, कि विभिन्न प्रकार की बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी
वनों को नुकसान पहुंचाया है, वनों को नुकसान पहुंचाया है। कि बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को क्या पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है। जैसे 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को साफ किया गया। 5000 वर्ग किलोमीटर वनों को साफ किया गया। तो देखिए कि एक साइड में विकास परियोजनाएं भी वनों की कटाई का मुख्य कारण रही है। 1952 में नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं, अभी मैंने बताया आपको, हीराकुंड बांध परियोजना है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, दामोदर घाटी बांध परियोजना है, इनकी क्या हुई, शुरुआत हुई। और 1952 में इन नदी घाटी परियोजनाओं के कारण ही भारत में लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर वनों को क्या किया गया, साफ किया गया। इसके बाद में अगर अपन चर्चा करते हैं कि और यह प्रक्रिया अब भी क्या है, जारी है। और देखिए एक आंदोलन भी चल रहा है, नर्मदा नदी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए कि हम बात करते हैं कि नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से 4 लाख हेक्टर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख हेक्टर क्षेत्रफल में, 4 लाख हेक्टर से अधिक वन क्षेत्र डूब जाएंगे। तो देखिए कि जो नर्मदा नदी है उस पर बांध बनाने की जो परियोजना चल रही है, इसके लिए आंदोलन भी चल रहा है राष्ट्र के अंदर कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, और इसका विरोध भी किया जा रहा है। विकास परियोजनाओं के विरुद्ध उठ खड़े हुए आंदोलनों में से एक आंदोलन है। तो इस परियोजना के पूरा हो जाने से लगभग 4 लाख हेक्टर से अधिक वन क्षेत्र जल में क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो वनों की कटाई में का मुख्य कारण, कटाई का मुख्य कारण खनन भी है। कि विभिन्न प्रकार की जो खनन क्रियाएं हैं ये भी वनों की कटाई का क्या है, मुख्य कारण है। तो देखिए आज इन सभी कारणों के द्वारा विभिन्न प्रकार की, देखिए जैसे पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व, डोलोमाइट के खनन के कारण खतरे में है।
खनन के कारण खतरे में है। तो देखिए प्रश्न बनता है कि बक्सा टाइगर रिजर्व जो परियोजना है किस क्षेत्र में है, तो पश्चिम बंगाल में है। ये खनन डोलोमाइट के खनन के कारण क्या है, खतरे में है। और देखिए इन वनों की कटाई के कारण विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसमें भारतीय हाथी भी क्या है, शामिल है। इसके आवागमन मार्ग को क्या किया गया है, बाधित किया गया है। तो देखिए कि जो पर्यावरणविद हैं, आप उतार सकते इसको, कि बड़ी विकास परियोजनाएं ने भी वनों को नुकसान पहुंचाया है। 1952 में नंदी घाटी परियोजना प्रारंभ की गई, जिस कारण से 5000 वर्ग किलोमीटर वनों को क्या किया गया, साफ किया गया। इसके बाद देखिए नर्मदा सागर परियोजना की अगर पूर्ण हो जाती है तो 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। वनों की कटाई का मुख्य कारण खनन भी है। पश्चिम बंगाल में बक्सर टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण खतरे में है। इसके नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो देखिए पर्यावरणविदों के अनुसार, तो पर्यावरण शास्त्री हैं नंबर 7 कि पर्यावरण विद्वानों के अनुसार जो वनों की कटाई का जो मुख्य कारण है या वन संसाधन की बर्बादी का मुख्य कारण पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण विद्वानों के अनुसार वन संसाधन की बर्बादी का मुख्य कारण पशुचारण वह ईंधन के लिए पेड़ों को काटना है। तो जो पर्यावरण विद्वान मानते हैं कि भारत में वन संसाधन की बर्बादी का जो मुख्य कारण है वो पशुचारण है, कि जैसे आवारा पशुओं को या हम पशुओं को चलाते हैं कहीं जंगल में, कहीं भी रिजर्व क्षेत्र में, तो पशुचारण के अंतर्गत जो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, जो भविष्य में कभी बड़े पेड़ बनते, उनको ये पशु क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो पशुचारण भी वनों की बर्बादी का मुख्य कारण है। इसके अलावा लोग ईंधन के लिए हरे वृक्षों को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो ये 2 कारण है पर्यावरणविदों के अनुसार वन संसाधन की बर्बादी का मुख्य कारण क्या है, पशुचारण और ईंधन के लिए पेड़ों को काटना। देखिए कि हम मानते हैं कि ईंधन के लिए हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ईंधन के लिए हम पेड़ों की टहनियाँ भी काट सकते हैं। ईंधन का अपन उनको प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा से जो डालियाँ हैं, टहनियाँ हैं, अंकुरित हो जाएंगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, ईंधन के लिए जड़ से ही पेड़ों को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद में इसी अध्याय में अपन चर्चा करते हैं कि वन है जो पारिस्थितिक तंत्र को मूल्यवान पदार्थों, खनिजों और संसाधनों का संचय कोष है और तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से देखिए अब बात करते हैं अपन कि भारत के अंदर जो जैव विविधता को कम करने वाले कारक हैं उनकी बात करेंगे। अब इसके बाद हम देखिए कि इन्हीं में से पेड़ पौधों में से ही एक वृक्ष आ रहा है, हिमालय यव। देखिए जो हिमालय जो यव है वो क्या है, देखिए कि हिमालय यव
ये चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है और औषधीय पौधा है कि हिमालय यव चीड़ की तरह कि जो हिमालय जो यव होता है ये चीड़ की तरह सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है और औषधीय पादप है, औषधीय पादप है या वृक्ष है। औषधीय क्या है? पादप है या पौधा है। तो हिमालय यव क्या है? ये चीड़ की तरह एक सदाबहार वृक्ष है, इसको औषधीय पादप भी बोलते हैं। अब देखिए इससे कौन कौन सी जो औषधियां हैं उनमें ये काम आता है। तो देखिए कि इससे हिमालय यव से कैंसर की औषधि बनाई जाती है। कि जो हिमालय यव है इससे कैंसर की औषधि बनाई जाती है। और अपन बात करते हैं इसकी टहनियों से, पत्तियों से, छालों से, जड़ों से इसकी टहनियों, पत्तियों, छाल, जड़ों से एक रसायन निकाला जाता है। उस रसायन का नाम है टैक्सोल। टैक्सोल रसायन निकाला जाता है। तो देखिए जो हिमालय यव है इसकी टहनियों से, पत्तियों से, छाल से, जड़ों से एक रसायन निकाला जाता है। उस रसायन का नाम है टैक्सोल। अब देखिए सबसे ज्यादा ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो हम बात करते हैं कि यह पौधा हिमाचल व अरुणाचल प्रदेश में बहुआयात में पाया जाता है। कि जो ये वृक्ष है ये सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश और इसके बाद में अपन बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में क्या किया जाता है? पाया जाता है। लेकिन देखिए आज ये वृक्ष लुप्त होने की कगार पर है और हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में आज इसके कई हजारों पेड़ क्या हो गए हैं? सूख गए हैं। तो देखिए अब बात करते हैं अपने हिमालय यव की। एक बार मैंने बताया दिया आपको, उतार सकते हो आप इनको कि हिमालय जो यव है वो चीड़ की तरह है, एक सदाबहार क्या है? वृक्ष है। चीड़ की तरह एक सदाबहार क्या है? वृक्ष है। और यह एक औषधीय पादप है या पौधा है। इसका उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है। हिमालय यव से कैंसर की औषधि बनाई जाती है। हिमालय यव से कैंसर की औषधि बनाई जाती है।
इसकी टहनियों, पत्तियों, छाल, जड़ों से एक रसायन निकाला जाता है, उस रसायन का नाम है टक्सोल। और देखिए यह पौधा कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? जो हिमालयी यव है वो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में बहुआयात में पाया जाता है। और आज ये हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में इसके कई हजारों वृक्ष क्या हो गए हैं? सूख गए हैं। इसके बाद में देखिए अपन चर्चा करते हैं कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए कि जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट आता है, उतारो अपन को, कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक, वही चीजें जो पीछे आप पढ़ चुके हो कि भारत में जो जैव विविधता है, जीवों की जो प्रजातियां हैं वो कैसे कम होती जा रही है। तो भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले अनेक कारण हैं। तो सबसे पहले आता है वनों का विनाश। तो सबसे पहला कारण आ रहा है वनों का विनाश। ये आप जानते हैं कि वन हमारे जीवन में क्या है? उपयोगी हैं। जो वनों के उपयोग में आप पढ़ चुके हो कि वनों का विनाश जैव विविधता को कम करने का मुख्य क्या है? कारण है। आज स्वार्थपूर्ण लोग लकड़ियों के लिए हरे वृक्षों को काट सकते हैं। पशु चारण के द्वारा वनों का विनाश हो रहा है। विभिन्न प्रकार की बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए विकास तो कर रहे हैं और साथ साथ में पर्यावरण को क्या पहुंचा रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। विभिन्न प्रकार का खनन है, विकास के लिए रेलवे लाइनों का बिछाना है, सड़कें बनाना है, विभिन्न प्रकार के बांधों का निर्माण है, आदि के कारण वनों का क्या होता जा रहा है? विनाश होता जा रहा है। जब वन ही नहीं रहेंगे तो फिर जैव विविधता कैसे रहेगी? तो जैव विविधता को कम करने का जो कारक है भारत में, तो पहला कारक कौन सा आ रहा है? वनों का विनाश। इसके बाद में देखिए दूसरे नंबर पर आता है जंगली जानवरों का आखेट व शिकार करके मारना। दूसरे नंबर पर आता है देखिए कि भारत में जो जैव विविधता है उसको कम करने वाले कारक कौन से हैं? कि जंगली जो जानवर होते हैं उनका लोग क्या करते हैं? आखेट का मतलब शिकार करना ही होता है। आखेट व शिकार करके उनको मारना। अब देखिए कि लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, मांस के लिए, इनकी जो खाल होती है उसके लिए, चमड़े के लिए, इनके नाखूनों के लिए, इनके दांतों के लिए लोग अवैध रूप से जो रिजर्व क्षेत्र होते हैं उनमें प्रवेश करके विभिन्न प्रकार के जो जंगली जानवर होते हैं उनका शिकार करते हैं। प्रतिबंध के बावजूद भी आज जैसे आप रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में न्यूज देखते होंगे, फिर भी अवैध रूप से जो आखेट व शिकार हो रहा है इसके कारण से जैव विविधता क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर अपन बात करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण व विषाक्तीकरण। तीसरे नंबर पर है पर्यावरण प्रदूषण
व विषाक्तीकरण। तो तीसरे नंबर पर आ रहा है पर्यावरण प्रदूषण व विषाक्तीकरण। आप जान रहे हो कि पर्यावरण प्रदूषण कक्षा 3 से आप पढ़ते जा रहे हैं कि जो हमारे चारों ओर जो पर्यावरण है, पर्यावरण का दूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ये आप जानते हैं कि एक साइड में तो अपन विकास कर रहे हैं, दूसरी साइड में मानव विकास के लिए अपने ही पैरों पर क्या मार रहा है, कुल्हाड़ी मार रहा है, कि अपने पैर खुद ही काट रहा है। तो एक न एक दिन तो गिर नहीं है। तो इसी कारण से आज जो मानव है विकास के लिए विभिन्न प्रकार के खनन कर रहे हैं। खनन के द्वारा वनों का विनाश हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, भूमि का जल स्तर नीचे जाता जा रहा है। विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे हैं, इनसे निकलने वाला जो धुआं है, परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआं है, ये वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसके अलावा जल में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों से निकलने वाला अपशिष्ट का जो बहाव है वो शुद्ध जल में करने से, नदियों नालों में मिलने से मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण का, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों से निकलने वाली जो आवाज़ है ध्वनि प्रदूषण का, विभिन्न प्रकार के रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। तो इन सब के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण और विभिन्न प्रकार के विषाक्तीकरण के कारण, इससे निकलने वाला जो जहर है, विषाक्तीकरण का मतलब होता है जो जहरीला धुआं है, इसके कारण जैव विविधता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आप जानते हैं कि जैसे देखिए शुद्ध जल है और जो विभिन्न प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है, विभिन्न प्रकार का केमिकल वगैरह है, ये जैसे ही प्राकृतिक जल जो स्रोत होते हैं उनमें जब इनका जो ये रसायन मिलता है तो विभिन्न प्रकार के जो जलीय जीव जंतु हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में पर्यावरण प्रदूषण और विषाक्तीकरण भी आता है। इसके अलावा अगर अपन चर्चा करते हैं दावानल। अब देखिए दावानल का मतलब होता है आग। कई बार क्या होता है, जैसे बांस के पेड़ हैं, चीड़ के वृक्ष हैं, जंगलों में जब तेज हवाओं के साथ में जब ये वृक्ष होते हैं, ये आपस में इनकी जब रगड़न होती है टहनियों के द्वारा, इनकी डाली पत्तियों के द्वारा, तो कई बार जंगलों में आग लग जाती है। और आग इतनी भयावह होती है कि कई वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में को अपने में ये लपेट लेती है, जिससे विभिन्न प्रकार के वनों का तो विनाश होता ही है, इसके साथ में विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं इनका भी क्या होता है, विनाश होता है। तो इस प्रकार से भारत में जैव विविधता को कम करने वाले जो कारक हैं, तो उनमें से महत्वपूर्ण 4 कारण बताए मैंने आपको। वनों का विनाश है, जंगली जानवरों का आखेट व शिकार करके मारना है, पर्यावरण प्रदूषण से निकलने वाला जो जहरीला पदार्थ है, और जंगलों में आग। ये कई कारण हैं जिनके कारण भारत में जैव विविधता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसके बाद में देखिए कि पर्यावरण का जो विनाश है, इसके मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा भी है। असमान उपयोग और पर्यावरण के रखरखाव में असमानता भी क्या है, शामिल है। इसके अलावा देखिए अत्यधिक जनसंख्या, तो जैव विविधताओं के कारण में अत्यधिक जनसंख्या भी आती है, क्योंकि जहां जनसंख्या ज्यादा होगी संसाधनों पर दबाव उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप भी जान सकते हो कि भारत जैसा एक विशाल देश जिसमें विश्व की दूसरे नंबर की जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश आता है चीन के बाद में, आज लगभग भारत में 140 करोड़ के लगभग क्या है, जनसंख्या है। इसको खाने के लिए, रहने के लिए, चलने फिरने के लिए, विभिन्न प्रकार की औषधियों के लिए संसाधनों पर जनसंख्या का अधिक क्या है, दबाव है। तो अधिक जनसंख्या वृद्धि भी जैव विविधता को कम करने में कारण बनती है। और देखिए हम जानते हैं कि संसाधनों का असमान वितरण भी
इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए कि आज दुनिया के लगभग देखिए 20% लोगों के, मैंने पाठ शुरू संसाधन वाले पाठ में आपने पढ़ा था कि मैंने बताया था कि दुनिया के 80% संसाधन 20% लोगों के हाथ में है और 80% लोगों के पास में 20% संसाधन है। कि जो लोग संख्या के हिसाब से ज़्यादा हैं उनके पास में संसाधन कम है और जो लोग संख्या के हिसाब से कम हैं उनके पास में संसाधन क्या है, ज़्यादा है। तो जो लोग संसाधन संपन्न हैं वो ही पर्यावरण को सबसे ज़्यादा क्या पहुंचा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी में उनकी भागीदारी ना के बराबर है। कि जो पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी भरपाई में उनकी जो जिम्मेदारी है वो ना के बराबर है। तो यह एक चिंता का क्या है, विषय है। इसके बाद में देखिए वन और वन्य जीवन का जो विनाश मात्र जीवन विज्ञान का विषय नहीं है बल्कि जैव संसाधन विनाश सांस्कृतिक विविधताओं के विनाश से भी जुड़ा हुआ है। कि सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि आज देखिए कि जो वनों का जो विनाश है वो न केवल जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ है बल्कि सांस्कृतिक विनाश से भी जुड़ा हुआ है। कि देखिए मैंने बताया था आपको कि जैव विविधता के कारण, तो देखिए कि कई ऐसे वर्ग हैं भारत के अंदर, ऐसे कई समुदाय हैं जो खाने पीने, औषधि, संस्कृति आदि के लिए वनों पर क्या है, निर्भर है। कि मैंने बताया आपको कि आज ऐसे कई जनजातीय समुदाय हैं जो खाने पीने, औषधि, संस्कृति आदि को लेकर वनों पर क्या है, निर्भर है। और गरीब वर्ग में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक क्या हुई है, इससे प्रभावित हुई है। इसके पीछे कई कारण है कि समाज में खाना, चारा, जल की आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने में महिलाओं की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है तो महिलाओं पर कार्य का भार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और कई बार तो महिलाओं को संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती है। और काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो इस प्रकार वन की कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा है, बाढ़ भी है, गरीब तबके सबसे अधिक प्रभावित होता है। गरीबी और पर्यावरण निम्नीकरण सीधा इसका परिणाम होता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में वन्य जीवन और मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है और ये आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। तो देखिए अब तक तो आपने पढ़ा था कि वन और वन्य जीवन से केवल जीव विज्ञान ही प्रभावित नहीं होता, तो वन और वन्य जीवन से सांस्कृतिक कारण भी प्रभावित होते हैं। मैंने पहले बताया था आपको कि भारत में इस प्रकार के कई समाज हैं। प्रश्न बनता है कि जैव विविधता या वनों का विनाश न केवल जीव विज्ञान का विषय नहीं है बल्कि यह सांस्कृतिक विविधताओं के विनाश का भी क्या एक कारण है। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि वन और वन्य जीवों का विनाश जीव विज्ञान का विषय नहीं है बल्कि यह सांस्कृतिक विविधताओं के विनाश से भी जुड़ा हुआ है। कैसे? तो आप बता सकते हो कि भारत के अंदर कई समुदाय हैं जो अपनी आजीविका जंगलों पर ही क्या है, उनकी निर्भर है। कि उनकी आजीविका के जो स्रोत हैं खाने पीने, औषधि, संस्कृति और उनका आध्यात्मिक, ये सब जंगलों पर निर्भर है। और विशेषकर इन गरीब परिवारों की जो महिलाएं हैं इनको खाने पीने से संबंधित जो संसाधन वो इकट्ठे करने पड़ते हैं और सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रभावित होती है। जैसे जैसे इन चीज़ों की कमी होती जा रही है, संसाधनों की कमी होती जा रही है, तो जो आदिवासी जो समुदाय की जो महिलाएं हैं उनको घर से 10-10, 20-20 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता है संसाधनों की इकट्ठा करने के लिए दूर दराज जंगलों के कारण। तो इससे विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य उनका जो प्रभावित होता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं उनसे, और स्वास्थ्य प्रभावों के साथ साथ में जो घर के जो बच्चे वगैरह हैं उनकी भी उपेक्षा होती है और जिसके आने वाले समय में काफ़ी दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूखा और बाढ़ भी गरीब तबकों का सबसे अधिक प्रभावित करता है। अब सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है इसकी कि वन और वन्य जीवन का मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। तो
तो आवश्यक है कि वन्य और वन्य जीवन का संरक्षण हम भी करें, दूसरों को प्रेरित भी करें और इसके लिए कठोर से कठोर नीतियां भी बनाई जाए। अब अगले जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे अपन भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए। धन्यवाद।